कि हाई साइड से फिसले, जो कि आप भी मेंशन कर रहे थे 25-22 का आज का हाई, उसको हम सस्टेन नहीं कर पाए। लेकिन जो क्वेश्चन आपने रेज़ किया, वही सवाल मेरा है कि 25,000 का लेवल कितना इम्पॉर्टेंट, और जिस तरीके से मार्केट आज हमें रैली देखने को मिल रही है, कितनी टिकाऊ लग रही है। आज तो जीएसटी रिफॉर्म्स की खबर के बाद माज़ा में ये तेज़ी देखने को मिली, लेकिन कितनी टिकाऊ, क्या कल भी ये फॉलोअप हमें देखने को मिलेगा, परसों भी देखने को मिलेगा? अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या अप्रोच ट्रेडर्स की होनी चाहिए? हालांकि आज तो कोई ट्रेडिंग कर नहीं पाए होंगे क्योंकि जिस तरीके से मार्केट एक रेंज में था। देखिए, निफ्टी पे तो कोई खास आपको ट्रेड मिला नहीं होगा। मतलब एक कहने को आप कह सकते हैं, एक लॉन्ग साइड, एक शॉर्ट ट्रेड, वो सब क्यूट ट्रेड्स हैं। निफ्टी के लिए 24,900 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है। वैसे तो खैर 25,000 के ऊपर बंद हो जाए तो सोने पे सुहागा, लेकिन 24,900 के ऊपर टिके रहना और बंद होना ज़रूरी है। और अगर 24,850 के नीचे अगर आप बंद हुए, जो कि आज का लो है, अगर उसके नीचे आप बंद हुए, ट्रस्ट मी, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव होगा फिर इन दैट केस। देखिए, एक चीज़ जो क्लियर है ना, वैसे सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज़ जो सुबह हमारे गेस्ट ने रेज की थी, मेहर जी ने, कि एक होता है कि आपने अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन वो होगी दिवाली से। अब आपको और मुझे पता है, अब अगर मान लो मैं कल एक गाड़ी लेने वाला था, मैं नहीं लेने वाला था, लेकिन अगर मान लो कोई लेने वाला था, तो वो पोस्टपोन करेगा कि नहीं, अब एक जीएसटी कटा जाएगा, मैं उसके बाद लूँगा। ठीक है, जूता खरीदना आपको फिर भी समझ में आता है कि ठीक है, अगर कोई आपको बाकी चीज़ें कुछ खरीदनी है, रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदनी है, उनका कंजम्पशन आप डिले नहीं करेंगे। लेकिन गाड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल, या टू व्हीलर है, उसमें तो आप ऑब्वियसली 2 महीने वेट कर सकते हैं ना। वैसे दिवाली का टाइम है, अच्छा टाइम होगा, तो एक ये थोड़ा सा एक इशू रहेगा कि क्या आप इसको, अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन करेंगे। और अगर आप अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन करेंगे तो क्या इससे अर्निंग्स में इम्पैक्ट आएगा? क्या फेस्टिव सीजन की अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं होंगी जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था? ये एक लाजमी क्वेश्चन है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये ना, मतलब जैसे कहते हैं कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात है। इवेंचुअली तो आना है वो कट, और वो रहने वाला है। तो ये सेक्टर्स जो है ना, इसमें कंजम्पशन से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, इनमें मुझे लग रहा है कि आपको डिप्स पर बाइंग करनी चाहिए। निफ्टी की आपने बात की, देखिए निफ्टी पर रेजिस्टेंस आज का हाई है 25,000 से 25,050, और सपोर्ट रहेगा आपका 24,750, 24,800। एक्चुअली 24,800 से 850 के बीच सपोर्ट मान के चलिए आप। ये अगर ब्रेक हुआ तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बैंक निफ्टी ने आज मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखेंगे, आज सुबह एक बार लग रहा था, जब आपने 56,000 क्रॉस किया, कि 56,500 तक का मूव शुरू हुआ है, 56,150 तक आप गए, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाए, और अब आप डे लो के करीब आ गए। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। यहाँ पर 56,000 से 56,200 का रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली, और 55,500 से 55,700 का सपोर्ट है। आपने कमेंट्री में जिक्र किया कि बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस, अगर आप पर्टिकुलरली बात करें निफ्टी की कंपैरिजन में, वो अच्छी नहीं लगी, और किया भी है बैंक निफ्टी ने। अगर आप डे हाई से देखें, 56,156 का आज का इंट्राडे हाई, वहाँ से करीब करीब 350 पॉइंट से ज़्यादा करेक्शन अभी देखने को मिल रही है, और 55,780 के लेवल पर है। तो क्या ऐसा भाग या नहीं भाया इनफैक्ट बैंक निफ्टी में, जो एक स्ट्रेंथ नज़र नहीं आई कंपेरिजन टू निफ्टी? देखिए, मेरी जो एक सिंपल एक थिंकिंग है, वो ये है कि अगर आप निफ्टी बैंक में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखेंगे, निफ्टी बैंक पूरा का पूरा इन दो स्टॉक्स से डोमिनेटेड है। और एक अजम्पशन ये है कि कैश मार्केट में आज एफआईआईज ने वापस सेल किया हुआ। एक अजम्पशन है, मैं गलत हो सकता हूँ। और अगर आप एक स्टॉक को 1980 पर बेच रहे थे, अगर किसी कारण से आपको 2026 का लेवल दिख गया, तो आप उसको बेचेंगे। सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट लेकर आइए। आईसीआईसीआई बैंक में भी नंबर्स के बाद जो री रेटिंग हुई थी, उसके बाद उसमें थोड़ी सी सेलिंग आई थी। अगर आप उस स्टॉक को 1420 पर बेच रहे हैं, तो 1450 का अगर आपको लेवल मिलेगा तो उसमें बेचेंगे। तो बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस का एकमात्र कारण जो मुझे दिखाई देता है, वो ये है कि आज जैसे ही ये स्टॉक्स गैप अप खुले, यहाँ एफआईआईज की कैश मार्केट में सेलिंग आई। बाकी तो खैर जो नंबर आएंगे वो शाम को वो हमें पता चलेगा। श्रेया, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर इस जीएसटी कट से इकोनॉमी को बड़ा इम्पैक्ट आया, तो लॉन्ग टर्म में बैंक निफ्टी बड़ा आउट परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन आज का जो अंडर परफॉर्मेंस सेकेंड हाफ में है, उसका मेन कारण मुझे लग रहा है कि जो एफआई सेलिंग का फियर है वो है। ग्लोबल फ्रंट भी टच करते हैं। ट्रम्प पुतिन की मच अवेटेड मीटिंग थी, अब कोई सीजफायर डील तो हुई नहीं, कुछ है पॉजिटिव? देखो, डील तो सिंपल सी करनी थी।
पता नहीं दोनों क्यों एग्री नहीं हुए हैं। ट्रम्प को कहना था कि मुझे नोबेल प्राइज़ दे दो और पुतिन का कहना था मुझे कुछ इलाके जो मुझे चाहिए यूक्रेन के दे दो एंड डील इज़ डन। वही सारे चर्चाएं चल रही थी। अब चर्चाएं तो ये भी चल रही थी कि पुतिन खुद नहीं गए, अपना बॉडी डबल भेजा। भगवान ऐसी आई मीन वीकेंड पे भी लोग शांति से छुट्टी नहीं मनाने देते, ऐसे मीम डालते हैं कि पढ़ने भी पड़ते हैं, ऐसे लोग आते हैं। बट कुल मिला के बात ये कि सीज फायर को लेकर कोई डील तो नहीं हुई, लेकिन ट्रम्प के स्टेटमेंट, पुतिन के स्टेटमेंट बेहद पॉजिटिव थे और दोनों ने बातचीत को बड़ा कंस्ट्रक्टिव बताया, प्रोडक्टिव बताया, पॉजिटिव बताया, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। डील नहीं कर पाने के बावजूद ट्रम्प अपनी कॉलर ऊंची कर रहे हैं। उनको एक ही चीज़ चाहिए कि उनकी कॉलर ऊंची रहे बस, और वो होती हुई दिख रही है, तो वो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, दो खबरें और है जिस पर फोकस। एक, उन्होंने फॉक्स को इंटरव्यू दिया था, उसमें ये कहा कि भारत और बाकी जो देश रूस के साथ कारोबार कर रहे हैं उनके ऊपर जो एडिशनल टैरिफ और 25% की लगाने की जो बात की थी वो उसका क्या। तो उन्होंने कहा कि अभी 2-3 हफ्ते में देखता हूँ, अभी तुरंत नहीं लगाने जा रहा हूँ, देखूंगा। तो कम से कम एक ये रिलीफ हुआ। दूसरी एक खबर चल रही कि जो 24-25 अगस्त को अमेरिका का डेलीगेशन आने वाला था हमसे बातचीत करने के लिए, वो शायद अभी नहीं आ रहा। लेकिन वो तो जिस दिन एडिशनल टैरिफ की बात हुई थी तभी ये बातें आ गई थी कि वो डेलीगेशन नहीं आ रहा है, लेकिन अभी शायद कंफर्मेशन आई, तो इसलिए वीकेंड पे ये खबरें वापस चल रही है। इसमें नया कुछ नहीं है, तो ठीक है। अल्टीमेटली हमारी एडिशनल टैरिफ वाली या टैरिफ वाली जो भी डील होनी है, अगर उसको टैरिफ लगाने का कारण ही एक ही है ट्रम्प के दिमाग में कि आप रूस के साथ कारोबार कर रहे हो, उनसे ऑयल खरीद रहे, इसलिए लगा रहा हूँ। और अगर रूस का युद्ध विराम भी हो जाता है तो फिर किस बात की, और उसके बाद भी अगर वो करते हैं तो फिर क्लियर कट है कि अब भारत और अमेरिका दोस्त रहे नहीं, अब हम दुश्मन हैं। सिंपल सी चीज़ है। अगर आपकी रशिया यूक्रेन की सीज फायर हो जाती है या पूरा युद्ध विराम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसके बाद भी अगर आपका स्टैंड भारत को लेकर अलग है तो इसका मतलब क्लियर है कि आपको किसी और चीज़ से तकलीफ है। करेक्ट। जो वो ठीक है तो है, कोई बात, हम हमारे हिसाब से निपटेंगे, निपट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अमेरिका को जो स्टैंड रखना हो वो दिख भी रहा है उनको कि फिर आपकी वजह से भारत और चीन नज़दीक आ रहे हैं। रशिया के साथ तो हम थे ही, तो और काफ़ी लोग अमेरिका में ये मान रहे हैं कि जो भारत के साथ ट्रम्प कर रहे हैं वो बहुत गलत विदेश नीति है अमेरिका की। सो हमें नुकसान, इसका मतलब ये नहीं कि उनको नहीं है। ठीक है, वो वैसे वाला मामला होता है कि 10 थप्पड़ आप मारोगे 6 में मारूंगा टाइप से, ऐसा वाला मामला है। झगड़ा करके फ़ायदा दोनों को नहीं है, पड़ती दोनों को है थप्पड़ है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। निपटेंगे हम भी। आज दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, पहले जैसे ऐसे कोई मच्छर तो रहे नहीं, तो ठीक है। और जिस तरह से हम स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट आएंगे 4-6 महीने, साल भर में, देखेंगे क्या दिक्कत। तो ये आपके लिए वहाँ से सिंपल सी चीज़ है। चलिए इसका विश्लेषण करेंगे। तो मतलब आप जो कह रहे हैं इन टोटालिटी अब बाजार के लिए खतरे की बात नहीं है? नहीं, देखिए, खतरे बाजार में कभी खतरे तब तक ही नहीं है जब तक आप शेयर खरीदते नहीं। जैसे आप शेयर खरीदते, खतरे सारे दुनिया भर के चालू है। और कभी भी ये नहीं कहना है कि खतरे नहीं हो, खतरे हैं। पहला खतरा तो यही है। हाँ। समझ गए? जो हमारा आखिरी पॉजिटिव पॉइंट थे, हमारे फूफा जी ट्रम्प कब नाराज हो जाएंगे, कब पलट जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं। कब हमारे ही छोड़ो, अचानक से पुतिन पे बरस जाएं, जेलेंस्की पे फिर बरस जाएं, यू नेवर। अब पता नहीं, पिछली बार तो बुला के बहुत गालियां दी थी जेलेंस्की को, आज प्यार करते हैं, आज भी दुत्कारते हैं। बस चुपचाप डील कर, नहीं तो दूंगा दो कान के नीचे। यू नेवर नो, ऐसे इन सो मेनी वर्ड्स वो बोल सकते हैं, उनका भरोसा नहीं है। सो एक तो ये है। दूसरा, युद्ध विराम के बाद हो जाने के बावजूद भारत को रिलीफ देंगे नहीं देंगे इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि आजकल बड़ा पाकिस्तान से प्रेम आया है उनको, है ना। पता नहीं, पता चला कि वो तख्ता पलट करवा देंगे वहाँ पे, पाकिस्तान में कोई भरोसा नहीं है, है ना। F-5 का मूड अभी भी ख़राब है। अब बदलेगा या नहीं बदलेगा, आज और कल में पता चल जाएगा कि F-5 वाकई में खरीदारी करने के मूड में लौट रहे हैं। रीजल सीजन थोड़ा कमज़ोर रहा है, लेकिन सुधरने में 6 से 9 महीने लग सकते हैं। वैल्यूएशन ठीक ठाक है, बहुत सस्ते है, बहुत आकर्षणीय है, बहुत महंगे भी नहीं है। जिसको पैसा लगाना है उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं लगाना उसको बहुत सस्ते नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, और DIs का पैसा लगातार आ रहा है, 42,000 करोड़ आया है, लेकिन प्रॉब्लम है कि OFS, IPO, ब्लॉक डील्स इसमें जा रहा है। एक ही चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो GST को लेकर जो है वो समझने वाली, कि हमने GST की सारी बातें अच्छी पॉजिटिव की है, नया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है GST को लेकर, कि अब अगर दिवाली के आसपास तोहफा आना है तो अब से लेकर दिवाली तक का जो समय है वो कंपनियों के लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा। क्योंकि अगर मुझे कार खरीदनी है, अगर मुझे वॉशिंग मशीन खरीदनी है, मुझे इंश्योरेंस लेना है, मैं क्या सोचूँ, मैं यार एक बार आ जाने दो, रेट कम होने वाली, मैं बाद में लूँगा, तो हाथ रोक लेंगे 100%। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बंद हो रही है या ये कंपनियाँ डूब जाएगी। ये पोस्टपोन हो रहा है बाइंग डिसीजन, जस्ट इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ टैक्स कट्स। ओके, करेक्ट, वो पोस्टपोन हो रहा है। आपने देखा कोविड के बाद कैसी रिवेंज ट्रेवल आई थी, रिवेंज स्पेंडिंग आई ना, वो तो घूमने फिरने का पैसा तो फालतू ही जा रहा है।
आप गाड़ियां और होम अप्लायंस तो अपने काम के लिए खरीदते हैं, सो इसलिए बाद में जो रिवेंज बाइंग आएगी ना, उसका मजा अलग होगा। लेकिन उस बीच में 1-1.5-2 महीना हो सकता है हाई इन्वेंट्री से निकालना पड़े, हो सकता है कुछ कंपनियां दुखी हो जाए, परेशान, अरे यार फेस्टिव सीजन के वक्त ही आया है, इसी वक्त तो हमारी चीजें बिकती है। तो थोड़ा सा 1-1.5 महीना कॉर्पोरेट इंडिया के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन आगे जो फायदा होगा वो अलग चीज है। लेकिन जहाँ तक सवाल हमारे बाजारों का है, मतलब बहुत टॉप क्लास क्लोजिंग नहीं हो रही, तो ऐसी भी नहीं कि एकदम चेहरे आपके कंधे लटक जाएं कि भगवान ये क्या हम बंद हो रहे हैं। 24,850 के ऊपर बंद हो रहे हैं, विच इज़ गुड, नॉट बैड। 24,765 के नीचे खराब होती, तो 24,850 के आसपास इसके ऊपर है तो हम ठीक से क्लोज हो रहे हैं, कोई बहुत बुरे नहीं है। 25,000 के ऊपर होते तो बहुत अच्छी बात है। और हमेशा होता ही कि जब एक तरफा गिरावट के बाद बड़ी उछाल आती है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने सारे के सारे गेंस गिव अप कर दिए हो। 1% की मजबूती के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी सब ऊपर, निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर बंद हो रहा है। मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर है, तो ठीक है, मेरे ख्याल से कोई बहुत बुरी नहीं। हाँ, आज नहीं तो कल जब भी 25,000 के ऊपर बंद हो जाएगा निफ्टी तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, नहीं होगा तब तक अब हम मान के चलेंगे नीचे में 24,500 के नीचे आती सपोर्ट आ जाएगा, 25,000 के आसपास आती थोड़ी रुकावट आएगी, इस 500 पॉइंट को नई रेंज मान के इसमें टाइम पास करते रहेंगे जब तक नहीं होगा। ओके। भाई आपको तो रेंज चाहिए, अगर पार कर ले तो बहुत अच्छी बात है। आज एक बड़ा लेवल पार किया है 24,765 850 का, अगर कल तक टिका रहेगा तो अच्छी बात है, रहना चाहिए। और ऊपर 25,000 के आसपास कॉल राइटर बैठे हैं, तो देखते हैं। बेसिकली यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि कल आज जो डेटा निकल कर आते हैं वो कल का मुंह तय करेंगे, और उससे समझ में आएगा कि आज जो एक्शन हुआ है इसमें किसने क्या किया, एफआई ने क्या किया है, लोकल फंड ने क्या किया, ट्रेडर्स वगैरह ने क्या किया, उससे समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट कवरिंग है या नहीं, ऊपर में और बेचा है कि काटा है, लेने का मूड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सारी चीज़ों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे, तो बस 15 मिनट बाद मिलने वाले हैं, तो क्यों हड़बड़ी करने का। तो नई पोजीशन बनाने की राय नहीं है। लॉन्ग पोजीशन है आपकी निफ्टी पर तो आप 24,700 का पुट ऑप्शन खरीद के रखें, शॉर्ट है तो 25,000 का कॉल ऑप्शन हेज करके अपने आप को चलाएं।